हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के बारे में हम सबको जानते हैं कि नहीं? कुछ थोड़ा सा हिंट जानते होंगे बार ग्राफ के बारे में। नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं और यहाँ पे क्वेश्चन के साथ हम लोग और कंसेप्ट साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बार ग्राफ पढ़ने से पहले आपको एक चीज बता रहा हूं, डेटा। तो देखिए, आप डेटा का नाम सुने होंगे, डेटा वर्ड, ये डेटा शब्द सुने होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखिए डेटा क्या होता है। तो हमने डेटा कलेक्शन वाले चैप्टर में जो चैप्टर में पढ़े थे कि डेटा क्या होता है। डेटा जो है एक इंफॉर्मेशन का समूह है। इंफॉर्मेशन का समूह है जिस इंफॉर्मेशन को हम नंबर से दिखा सके। मतलब जिस इंफॉर्मेशन को, ऐसे इंफॉर्मेशन जिसे नंबर से दिखाया जा सके, ऐसे इंफॉर्मेशन के समूह को, ऐसे इंफॉर्मेशन को, कलेक्शन को, एक पार्टिकुलर टाइप का हो, खास टाइप का हो, उसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। जैसे हमने पढ़े थे कि जैसे एनुअल एग्जाम में बच्चे के द्वारा जो भी मार्क्स प्राप्त किए जा रहे हैं तो उसके कलेक्शन कर दो, या बच्चे की जो हाइट है उसका कलेक्शन कर दो, या जो है आप किसी, जैसे गवर्नमेंट जो सर्वे कराती है कि प्रत्येक घर में कितने बच्चे हैं, या उसका कलेक्शन कर दो। या मान लेते कोई कंपनी है, वो कंपनी जो है पर डे जो होता है, पर डे कुछ गाड़ी का, जो व्हीकल्स का, स्कूटर का, कार का, कोई इसका प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है। तो पूछते कि लास्ट 5 मंथ में उसके द्वारा कितना प्रोडक्शन किया गया था प्रत्येक मंथ, उसके एक डेटा बनाओ। या हमने ये भी देखा था कि अपने क्लास में जो है, चाहे अपने स्कूल में जो टीचर्स हैं और उनके सबका एज कुछ ना कुछ है, तो उस सभी के टीचर्स के एज को हमने कलेक्ट किया था। ठीक है, और उसको क्या चीज में रिप्रेजेंट किया था? टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो वहां पे हमने पढ़ा था ऐसे डेटा को हमने टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है? उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना है। अब हमें जो है फिगर के फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कहां पे? ग्राफ पे। और वह फिगर कैसा बनाएंगे? वो फिगर बनाएंगे एक बार जैसा, एक रड जैसा होगा। रड देखे होंगे, छड़ी देखे होंगे, या आप रड, जैसे घरों में रड लगता है, छड़ लगता है, बार में छड़, वैसे एकदम लंबे लंबे छड़ से बनाएंगे। वैसे एक पिक्चर बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे, और उस पे वो पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे, और देन उससे से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य बात है कि जो बार बनाएंगे उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई सेम होनी चाहिए, और उसके दो बार के जो बीच में जो गैप है वह भी सेम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जितना जो है उससे बार की चौड़ाई होगा उतना ही जो इसके बीच में गैप होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इतना है कि सभी में गैप सेम होना चाहिए और सभी बार का विड्थ जो होता है सेम होना चाहिए। ठीक है, और बात आती है इसकी हाइट के बारे में क्या चर्चा है। तो इसके हाइट के बारे में है, हाइट के वह उसकी वैरी करता रहेगा, चेंज होता रहेगा। वह किसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा? जो वह डेटा जो है वो कितने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वह चेंज होता जाएगा। चलिए, तो क्या हम यहां पे जो है डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे? नहीं, हम यहां पे जो है डेटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या? तो हमें क्या होता, ऑलरेडी जो डेटा जो है उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिया रहेगा। तो ठीक है भाई, दिया रहेगा तो हमें क्या करना है? कुछ और तो कुछ करना है कि नहीं करना है? अरे भाई करना है, सुनो तो सही। आपको जो है डेटा जो है ऑलरेडी दिया रहेगा, वो भी ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया रहेगा। ठीक है, हमने कलेक्ट करने के बारे में पढ़ लिया है। रिप्रेजेंटेशन किसे? टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया है। अब ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। उसके बाद एक होता है पिक्चर के फॉर्म में, जो पिक्टोग्राफ पढ़ेंगे, वहां पे पिक्चर का फोटो बना के वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। वो अलग अलग, देखिए ये आप एक कहानी जानते हो कि एक पिक्चर जो है 1000 वर्ड को रिप्रेजेंट कर देता है। इसलिए जो है, ये जानते हो क्यों आया ये बार ग्राफ? ये बार ग्राफ का यूज इसलिए हुआ कि देखा गया कि जो टेबुलेशन ऑफ डेटा था, जिसे हम डेटा को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, और जब इस तरह रिप्रेजेंट किए तो हमें ये अंदर से फील हुआ, अरे भाई अब जब दोनों को देखें तो इसको देखें ना, हमको इजिली, इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा था हम उसका आंसर बहुत जल्दी क्विकली दे रहा था। अरे यार, इसे पढ़ना काफी इजी हो गया।
इसे पढ़ना काफी इजी हो गया, ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम एक झलक में देखेंगे, बता देंगे हाँ इसमें इतना डिक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ, यह हुआ वो सारे चीज होता है सेकंडों में देखते ही बता देंगे। लेकिन वहां पर सबको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखेंगे हाँ इसमें इतना चेंज, ये इतना डिक्रीज है, ये इतना इंक्रीज है, यह है, यह सारी चीज बता देंगे। इसलिए जो होता है बार ग्राफ्स होता है ज्यादा बेटर है किससे, आप जो पिक्चर जो आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहां पे क्या करना है, यहां पे तो आपको बता दिए कि ऑलरेडी जो है रिप्रेजेंट किया हुआ आपको ग्राफ पे आएगा, बस उसको आपसे क्वेश्चन करेगा, आप उसका आंसर दीजिए। मतलब यहां से सब कुछ कंक्लूजन लेना है, कंक्लूजन निकालना है कि अगर आपको दिखा दिया, बताओ कि आप देख के बताते हो कि नहीं, फिगर आपको दे दिया ऐसे बना के, अब आप देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो। अगर आप इसमें देखना सीख गए तो कहेगा ठीक है आपको नेक्स्ट ईयर में ड्रॉ कराएंगे, आप ड्रॉ कीजिए, ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाइए। लेकिन अभी इतना तो सीखिए कि हम ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं। देखिए आपने मैच जरूर देखा होगा, मैच जरूर देखा होगा, उसमें देखते होंगे कि जो अगर 10 ओवर मैच कंप्लीट होता है, जैसे ही ओवर 10 ओवर कंप्लीट होता है उसमें दिखाता है कि फर्स्ट ओवर में इतना रन लगा, सेकंड ओवर में इतना लगा, थर्ड ओवर में इतना लगा, फोर्थ ओवर में, देखिए बार की तरह ऊपर नीचे रहता है कम में। तो याद रखिए अगर मेरे पास होता है, अगर डिजिटल बोर्ड होता ना आपको और दिखा देता पूरा तरह से। यहाँ पे भी उसे डिजिटल बोर्ड पे, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड जैसे यहाँ पे हमने बुक का यूज करा, बुक का यूज करा है कि नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे तो देखिए फर्स्ट में कह रहा है, ये समझिए, कह रहा है गिवन बिलो इज अ बार ग्राफ showing the marks obtained by Tarun in 5 subjects in an annual examination। देखिए एक तरुण नाम का कोई बंदा है, कोई बच्चा है, और वह एनुअल एग्जाम में, जो वार्षिक एग्जाम होती है, उसने जो है 5 सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स लाया हुआ है उसको ग्राफ पे दिखा दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे कहेगा, यहां से कर रहा है कि इन विच सब्जेक्ट डज तरुण गेट द लोएस्ट मार्क। कह रहा है कि तरुण जो है सबसे कम मार्क्स, सबसे फेलियर बच्चा उस कौन सा सब्जेक्ट में है, सबसे कमजोर कौन सा सब्जेक्ट में है। तो आप अब ग्राफ पर ध्यान दोगे तो सबसे कम मार्क, इसका मतलब जो हम पढ़े हैं कि जो उसकी जो बार की जो हाइट होगा उस डेटा के वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। हाँ उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका मतलब है अगर बार का जितना हाइट छोटा होगा उसकी वो उतना ही वैल्यू छोटा दिखाएगा। हाँ ऐसा ही है। तो देखते हैं, तो तरुण जो है वो सबसे कम नंबर मार्क किया है, इसका मतलब इसमें जो ग्राफ में बार का हाइट जो होगा सबसे कम होगा, छोटा होगा, सबसे छोटा हाइट होगा। हाँ होगा। देखिए सबसे छोटा हाइट कौन सा है, ये है। कौन सब्जेक्ट में, सोशल स्टडीज में। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सोशल स्टडीज में। तो सोशल स्टडीज कितना नंबर लाया है, 23। उसके बाद कह रहा है कि इन विच सब्जेक्ट डॉज तरुण गेट द हाईएस्ट मार्क। अब कह रहा है कौन से सब्जेक्ट में तरुण हाईएस्ट मार्क पाया होगा। तो अब तो जानते हो सभी बच्चे कौन सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क पाते हैं। चलते देख लेते हैं। तो इसमें कैसे पता करेंगे, जो सबसे बड़ा सा लंबा क्या होगा, बार होगा। सबसे लंबा कौन बार है, अरे भाई यही तो दिख रहा है, यही तो दिख रहा है सबसे बड़ा। अरे मैथ में है, मैथ में कितना, 70। अरे बाप रे बाप, 70 कितना है बताओ। आप वहां पढ़ते हो कहाँ पे यह है, वहां पे जो क्या होता है टेबुलेशन डेटा पढ़ते, कहाँ पे 70, कहाँ पे हाईएस्ट मार्क कहाँ लिखा हुआ पढ़ते, लेकिन यहाँ पे फिगर देख रहे हो और इसलिए बता दे रहे हो, कितना इजी है। अब कह रहा है हाउ मेनी मार्क्स डज ही गेट इन इंग्लिश। अब देखो कह रहा है कि तरुण भैया जो है वो इंग्लिश में कितने नंबर लाए थे। तो यार देखिए इंग्लिश कहाँ लिखा हुआ, अरे यहाँ लिखा हुआ है भाई। देखो इंग्लिश में कितना नंबर, तो यहाँ देखिए, यहाँ 52। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना तो आप यहाँ देखिए ना, ऐसे यहाँ तो 50, 51, 52, यहाँ 52, लेकिन ऑलरेडी लिखा हुआ तो क्या दिक्कत है 52। उसके बाद अगर नहीं लिखा रहता ना तो आप इसमें देख लेते, वाई एक्सिस पे देख लेते उसकी। चाहे देखिए अगर मान लो तो सपोज ये भी कभी कभी आता है कि अगर नहीं दिया रहे तो आप क्या कीजिए, स्केल है ना, स्केल क्या कीजिए, इसकी जो लाइन है यहां से हटा दीजिएगा और देखिए कहां पे इस वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वहां पे मार्क कर दीजिएगा। यहां देखिए 50 तो 51, 52, हाँ 52, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है कि इन विच सब्जेक्ट डॉज तरुण गेट लेस देन 50 मार्क। कह रहा है कितना ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें तरुण भैया जो है 50 से कम नंबर लाए हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए 50 है ना, ये 50 है तो 50 के ऊपर स्केल रख दीजिएगा, ऐसे स्केल रख दीजिएगा, आपको बता रहे हैं स्केल। अब देखिए इससे नीचे कौन कौन से बार है, इससे नीचे कौन कौन से ऐसे जो बार है, कौन कौन से कलम है जिसमें 50 से नीचे, 50 से कम दिख रहा है, इसको 50 से नीचे दिख रहा है। एक हिंदी में दिख रहा है, उसके बाद एक साइंस में दिख रहा है और सोशल स्टडी में दिख रहा है। तो ये तीन को मैं नंबर नहीं लाया है, हिंदी में 32 लाया है, साइंस में 30 लाया है और सोशल स्टडी में जो होता है 23। देखिए कितना अच्छा। देखिए यहाँ पे कुछ माइंड, कुछ लॉजिक लगाइए। आप देखोगे कि हाँ इसमें 30, ये इसमें कितना 35 है, का कीजिए 50 देखिए, बोला कि 50 से कम बार, स्केल का कीजिए इसे रख दीजिए। अब देखिए कि ऐसा बार, देखिए ऐसा बार सिलेक्ट कीजिए जो इस बार को छुआ ही नहीं हो। कमेंट बोला छुआ ही नहीं है तो बार ले लो। तो हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडी, कितना इजी हो गया। उसके बाद और देखिए अब लिखते जाए, आपको बता दे रहे हैं कि नहीं बता दे रहे हैं। अब कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 130 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन in each family was recorded and data has been represented by the bar graph given below। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट कहती है जाओ पूरा जनगणना करो कि प्रत्येक घर में कितने कितने बच्चे हैं। तो उस तरह क्या हो रहा है कि एक जनगणना हो रहा है, उसमें जो है बोला जा रहा है कि जाओ 130 फैमिली, जो किसी मोहल्ला में जाओ, उस मोहल्ला में 130 घर हैं, उस मोहल्ला में 130 घर है, उसमें प्रत्येक मोहल्ले के प्रत्येक घर से पूछो कि बहन जी और भैया आपके घर में कितने बच्चे हैं। तो वह जाता और पूछता है, पूछ कर नोट करके और उसको क्या करता है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देता है और उसका आपको जवाब देना है। यहाँ पे कह व्हाट इंफॉर्मेशन डोज बार ग्राफ गिव्स। तो बार ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बार ग्राफ तो हमें यही ना बता रहा है कि जो है कि 130 जो कॉलोनी की 130 फैमिली में कितने कितने बच्चे हैं। तो आप ये लिख देंगे कि बार ग्राफ जो दिखाता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ऑफ द 130 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी, मतलब एक कॉलोनी के, उस मोहल्ला के 130 घरों में कितने कितने बच्चे हैं, यही तो हमको ग्राफ दिखा रहा है। हाँ भाई यही दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी फैमिलीज हैव 2 चिल्ड्रन। अब कह रहा है कितने ऐसे फैमिलीज है जिसमें 2 ही बच्चे हैं। ये देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिखा रहा है, नंबर ऑफ फैमिली दिखा रहा है। तो कितने ऐसे फैमिली है जिसमें 2 बच्चे हैं। देखिए कितने ऐसे फैमिली है, तो 2 चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 बच्चे वाला कहां पे, यहां पे है यहाँ पे 2 बच्चे वाला यहाँ पे है। तो ये देखिए कहां पर सटा हुआ था, यहां से स्केल लीजिए और इसको ऐसे क्या कीजिए, ऐसे रख दीजिए, एकदम पैरेलल रखिएगा। देखिए कहां पे है, ये एकदम 35 पे, 35 पे है। मतलब 35 फैमिली, जो 35 घर ऐसे हैं जिसमें मात्र 2 बच्चे हैं। ठीक है, हैव 2 चिल्ड्रन। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी फैमिलीज हैव नो चिल्ड्रन। अब कह रहा है कितने ऐसे फैमिली है जिसमें एक भी बच्चे नहीं है। अरे भाई ये कैसे पता करेंगे, यहां पे तो कोई ग्राफ में कोई जीरो दिया नहीं है कि उसको बता सके कि कितने ऐसे फैमिली है जिसमें एक भी बच्चे नहीं है। चलिए इसको बताते हैं कितने ऐसे फैमिली है, इसको क्वेश्चन कैसे करते हैं। थोड़ा सा ट्विस्टिंग है लेकिन इजी है। पेन कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो अगर हम कहें कि एक बच्चे वाला कितने ऐसे घर है जिसमें 1 बच्चे हैं, तो 20। तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए, या एक बच्चे वाला है। ठीक है, अब कह रहा है कितने ऐसे घर हैं जिसमें मात्र 2 बच्चे हैं। कितने हैं, 35। 2 बच्चे वाला 35 है। अब देखिए कह रहा है कि अब पूछेगा कहीं कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे घर है जिसमें 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे वाला कितना घर है, 60 घर है। 60 घर है, 60 घर है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 बच्चे वाला कितने घर है, तो 4 बच्चे वाला आपका घर है, यहां तक हो गया ये 10, 11, 12। ठीक है, 12। ठीक है, 4 बच्चे वाला, 4 बच्चे कितने घर है, 12। ठीक है, यहां देखिए अब ये तो क्या दिखा रहा है,
ये दिखा रहा है आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये दिखा रहा है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज दिखा रहा है। देखते हैं कि अगर इस सबको ऐड करने पे क्या हमारा 130 आ जा रहा है। चलिए, तो 20 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 12, 2 5 7 7 1 6 7 3 10 2 12। अरे भाई 127 ही आ रहा है। मतलब जो 127 ऐसे घर है जिसमें एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, 4 बच्चे। अब बाकी जो घर है उसमें बच्चे नहीं होंगे क्या? हाँ, बाकी जो घर बचे हैं उसमें एक भी बच्चे नहीं है। उसने आपको जनगणना किया है 130 घरों का, लेकिन 127 घर ऐसे हैं जिसमें बच्चे हैं, एक बच्चे हो या 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो, 4 बच्चे, लेकिन जो है बाकी जो घर बच गया उसमें एक भी बच्चे नहीं है, एक भी बच्चे नहीं है। तो कि नंबर ऑफ नो चिल्ड्रन, नंबर ऑफ नो चिल्ड्रन, यहां पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो चिल्ड्रन। ठीक है, तो टोटल फैमिलीज कितना है 130, और 127 ऐसे फैमिली है, 127 ऐसे फैमिली जिसमें बच्चे हैं। तो 3 फैमिलीज ऐसे हैं, 3 फैमिलीज जो है ऐसे हैं जिसमें एक भी बच्चे नहीं है। देखिए क्वेश्चन कितना टेस्ट किया था, थोड़ा सा दिमाग लगानी थी, है कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब देखिए, अब कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैव 4 चिल्ड्रन। करे बताओ कि 4 बच्चे वाले फैमिलीज की परसेंटेज कितनी है। 4 बच्चे मतलब जितने भी उसमें फैमिली, जितने भी घर हैं जिसमें 4 बच्चे हैं, तो उनकी उसमें परसेंटेज कितना है, कंपेयर कर रहे हैं कि उनकी परसेंटेज कितना है उस मोहल्ला में, जिस घर में, उस मोहल्ला जिस मोहल्ला में हम गए हैं जिसमें 130 घर हैं, तो उसमें कितने, जितने बच्चे जो है, 4 बच्चे वाले जो घर है उनकी उसमें परसेंटेज कितनी है। तो कैसे निकालोगे? तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, लिखोगे यहां पे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 चिल्ड्रन कितना है 12। हमें परसेंटेज चाहिए इसका, परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, जो आप किसके लिए निकाल रहे हो 12 के लिए, मतलब इसका परसेंट निकालो तो ऊपर लिख दोगे कितना में, टोटल कितना घर है 130 घर में परसेंटेज करना है। तो परसेंटेज करने के लिए क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम तो कंसेप्ट जानते हैं, कंसेप्ट बताने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई, इससे 100 ऐसा परसेंटेज साइन देते हैं। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना होगा 120 बाई 30। तो 13 से डिवाइड कीजिए, तो 120 13 कितना हुआ, 13 ना हुआ 117 कितना हुआ 30 आ गया। ठीक है, तो 13 दूना 26, 13 26 4 40, तो 13 3 39, और फिर कटेगा नहीं, कटते 1 फिर होते जाएगा। तो मतलब जो इसकी परसेंटेज जो है 9.23% मतलब उस घर में, उस मोहल्ला में 9.3% क्या चीज का है, 4 बच्चे वाले फैमिलीज का है। समझे? अब यहां देखिए, अब यहां कह रहा है गिवन बिलो इज द बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 months ऑफ अ ईयर। कह रहा है कि एक क्या है, कंपनी है जो स्कूटर बनाती है, एक कंपनी है जो स्कूटर बनाती है, लेकिन वो स्कूटर बनाती है ना, वो दिया है कि किसी साल, वो कोई भी ईयर हो सकता है, या कोई आपको मेंशन नहीं किया कि कौन से ईयर में, ये मेंशन नहीं किया, किसी भी ईयर में वो क्या होती है कि अपने एक डेटा प्रोवाइड किया है कि वह जो था उस ईयर के, उस साल के शुरू से जनवरी से लेकर
5 महीने में, 5 महीने मतलब मई तक ले वो एक डेटा बताया है कि हम जनवरी में इतना प्रोडक्शन करते हैं, फरवरी में इतना प्रोडक्शन करते हैं, मई में इतना प्रोडक्शन करते हैं, अप्रैल में, मई में इतना प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपको दिया गया ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब उस ग्राफ को क्या करना है, आपको रीड करना है, मतलब उससे कंक्लूजन कुछ लेना है। ठीक है, तो यहां देखिए कर रहा है कि हाउ मेनी स्कूटर वर प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ मार्च। कर बताइए मार्च के महीने में कितने स्कूटर प्रोड्यूस हुए थे। तो यहां देखिए मार्च कहां लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है मार्च। तो मार्च यहां पे लिखा, मार्च में कितने प्रोडक्शन हुआ है। तो इसको क्या कीजिए, स्केल को उठाइए और मार्च की जगह यहां पे जो इसके पैरेलल रख दीजिए और वाई एक्सिस को टच कीजिए। देखिए कहां पे आ रहा है, 800 पे आ रहा है। हाँ 800, मतलब मार्च के महीने में जो फैक्ट्री जो थी वो 800 स्कूटर प्रोड्यूस की है। ठीक है, उससे कह रहा है व्हाट वाज द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन फरवरी ओवर द प्रोडक्शन इन जनवरी। अब कह रहा है कि जो कंपनी जो है वो जनवरी के अपेक्षा फरवरी में कितना ज्यादा स्कूटर प्रोड्यूस की थी। मतलब जनवरी में उसने प्रोड्यूस किया था, फरवरी में भी प्रोड्यूस किया था, लेकिन जनवरी की अपेक्षा फरवरी में कितना ज्यादा प्रोड्यूस किया था। तो देख लेते हैं जनवरी में कितना किया था। तो देखिए जनवरी में इसको सटा देंगे, तो जनवरी में 500, फरवरी में कितना, फरवरी में देखिए 1100। तो इसको यहां पे लिखते हैं, पेपर लेते हैं, देन आपको इसका भी बताते हैं। तो यहां देखिए, तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कौन सा क्वेश्चन है, 2 नंबर, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो आपको डिफरेंस बताना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, हायर जो वैल्यू होता है उसमें से लोअर वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो फरवरी में वो कितना प्रोडक्शन किया था, 1100 आपको दिखाया है, 1100, और जनवरी में 500 स्कूटर प्रोड्यूस किया था, बचा कितना 600। मतलब 600 स्कूटर जो है ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था फरवरी के महीने में, समझ गए। उसके बाद देखिए कर व्हाट वाज द डिक्रीज इन प्रोडक्शन इन मार्च इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्शन इन फरवरी। अब कह रहा है कि जो फरवरी में प्रोडक्शन हुआ है, जो मार्च में प्रोडक्शन हुआ है, कह रहा है कि जो फरवरी में प्रोडक्शन हुआ और मार्च में जो प्रोडक्शन हुआ कितना कम मार्च में हुआ है, कितना कम मार्च में हुआ है, तो बताना है। मतलब यहां भी डिफरेंस पता करना है। तो चलिए फरवरी में जानते हैं कितना 1100, मार्च में कितना देख लेते हैं। तो मार्च कहां है, यहां पे लिखा हुआ मार्च, तो मार्च पे स्केल रखिए, इसे यहां सटाइए, यहां पे देखिए 800 मार्च में किया गया, मार्च में 800। तो डिक्रीज इन प्रोडक्शन थर्ड में है, डिक्रीज, यहां लिख लीजिएगा डिक्रीज इन प्रोडक्शन कितना, तो वह जो है फरवरी में 1100, मार्च में कितना 800, तो 300, मतलब 300 कम। देखो जनवरी जो फरवरी में प्रोडक्शन हुआ था उससे 300 कम प्रोडक्शन हुआ किसमें, मार्च में। इसका मतलब 1100 प्रोडक्शन हुआ था फरवरी में, तो मार्च में मात्र 800 ही प्रोडक्शन हुआ था, मतलब 300 कम हो गया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इन विच मंथ वाज द प्रोडक्शन मिनिमम एंड व्हाट वाज इट। कह रहा है कि कौन से महीने में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ था और कितना। इसका मतलब पूरा सबसे कम, मतलब ग्राफ में जो बार जो होगा सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन सा बार दिख रहा है, ये दिख रहा है, मतलब जनवरी। तो जनवरी में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ था और वो भी कितना 500। समझे क्वेश्चन, कितना अच्छा से पढ़ा दिया। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा
और ज़्यादा शक्ति आएगी और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।